ये दुकान आपकी है? कैसे हुआ था, क्या हुआ था? 26 तारीख को RSS विश्व हिंदू परिषद VHP और पानीसागर से हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मैं एडवोकेट एहतशाम हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, सुप्रीम कोर्ट से। एडवोकेट अमित श्रीवास्तव में आपके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। एडवोकेट मुकेश है हमारे साथ जो ये पीछे खड़े हुए हैं। हम लोग आपका केस मानवाधिकार आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे। अब आप बताइए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, कैसे दुकान जली? जो आपने बताया RSS VHP विश्व हिंदू परिषद, और कौन थे? अमित भाई ये पूछ लीजिए कैसे आइडेंटिफाई किया, वो इम्पोर्टेंट है। वो आएंगे उस पर आएंगे। इन्होंने सबसे पहले नाम लिया जी। ये तो एक रैली हाँ हाँ रैली, ठीक है। ये रैली लोग RSS और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। कैसे आपको पता लगा कि ये लोग हैं RSS? ये लोग अनाउंस किया 3 दिन पहले, अनाउंसमेंट किया। वो बांग्लादेश का जो हुआ ना, इसका प्रतिवाद इधर रैली निकलना है। आप एक काम कीजिए, आप बांग्ला में बोलिए, ये आपको ट्रांसलेट कर देंगे। आप बोलिए, आपको जो बताना है। ये बोल रहा है जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये एक रैली निकाला पानीसागर से निकाल के आसाम अगरतला रोड से आके चामटिल्ला में आके खड़ा हो गया। इधर खड़ा होके ये दामचड़ा रोड से निकाला। इस टाइम में रोड का साइड में एक मस्जिद मिला, वो मस्जिद तोड़ फाड़ किया पहले। बाद में आया पूरा इधर आके रोवा बाजार में। वो पुलिस थी तो वहाँ पे? हाँ, पुलिस है, साथ में है। पुलिस ने रोका नहीं? पुलिस में तो और रुका क्या, इतना आदमी पुलिस कैसे रुकेगा? वो पुलिस काम है, पुलिस ज्यादा नहीं भेजा इधर। तो ये इधर आके ये मस्जिद में घुसने के लिए वो कोशिश किया, लेकिन वो कोशिश नहीं, लेकिन बाद में जाने का टाइम में ये पूरा जला के चला गया। अच्छा ये बताइए, आपकी दुकान जो जल गई है तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा? 10 लाख का। तो आप क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्षतिपूरण। आपने कोई कंप्लेंट तहरीर कुछ दी है? तो प्रशासन के लोगों ने आपसे क्या बोला? आप ही दुकान, आप कौन है? हमारा माइनॉरिटी पे अंकल हैं जी, बताइए। वो प्रशासन से हम मांग रहे हैं। हाँ। ये पूरे के पूरे जितना भी नुकसान हुआ हमारा जी, वो नुकसान को देने के लिए हम लोग मांग किया जी। और प्रशासन और MLA, लोकल MLA को, हाँ। वो MP भी आया था उधर, हमारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रेवती त्रिपुरा। MP क्या नाम है? रेवती त्रिपुरा। रेवती त्रिपुरा भी इधर आया था, उसका पास भी हम लोग ये पूरा मिलकर। इसका मालिक कौन है? वो तो नहीं आया, वो निजामुद्दीन। ये दुकान तो पूरी, क्या नाम है इनका, ओनर कहाँ है? निजामुद्दीन। ये दुकान निजामुद्दीन साहब की है जो पूरी जला दी गई है। पूरी जला दी, लेकिन वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन उनके जो दोस्त यार हैं वो सब यहाँ पे ये बता सकते हैं कि किस तरह से एक उग्र भीड़ ने, विश्व हिंदू परिषद की भीड़ ने यहाँ पे उत्पात मचाया और आगजनी की है। ये देखिए, पूरा जीवन इनका अस्त व्यस्त कर दिया गया है। पूरा से किस चीज की दुकान थी ये तो स्टेशनरी, बच्चों की पढ़ाई की किताबें यहाँ मिलती थी। और गांव में मुझे लगता है कि इकलौती दुकान थी स्टेशनरी की ये। और बच्चों को स्कूल में जो सामग्री आवश्यक होती है उसकी सप्लाई करते थे ये लोग बच्चों को। लेकिन इतनी बुरी तरह यहाँ पे उत्पात मचाया गया है, जला दिया गया है सारा। फ्रिज सब जला दिया, शोकेस भी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में वो तस्वीरें जा रही हैं जो कुछ त्रिपुरा में हो रहा है, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वकीलों की एक पूरी टीम वहाँ पर पहुँची थी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये लोग लेकर के आए। कितने मस्जिद, कितने लोग जले, कितने घरों को तबाह बर्बाद किया गया, या क्यों ये सब कुछ हो रहा है, उस तमाम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो मेरे साथ एडवोकेट एहतशाम हाशमी और उनके साथ एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अमित श्रीवास्तव वगैरह हैं, सब लोग गए थे। और इन लोगों ने क्या वहाँ पर जाकर के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है, क्या कुछ उसमें निकल कर के सामने आया है, क्यों ये तमाम दंगे हो रहे हैं, क्या ये स्वनियोजित हैं या किसी और तरीके की स्ट्रैटेजी को दर्शा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें बताने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकीलों की पूरी टीम हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद है। गए थे। हाँ जी मुकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगा कि दंगे, फसाद, झगड़े, मार पिटाई, आगजनी जो सब कुछ हो रहा है वो हो क्यों रहा है और किस वजह से
आपने अपनी रिपोर्ट में क्या पेश किया है? देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये वहाँ भी बार बार पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि पुलिस बार बार बोल रही है कि कोई आगजनी नहीं हुई है, कोई मॉस्क को जलाया नहीं गया है। तो मैं उनको यही समझा रहा था कि यहाँ की जो पूरी पुलिस स्टैब्लिशमेंट है वो फेक न्यूज़ को काउंटर करने पे लगी हुई है। वो बोल रहे हैं कि फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि जो भी मीडिया में आ रहा है वो फेक है। तो आपकी जो पूरी पुलिस टीम है, जो पूरा पुलिस स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने रिपोर्ट किया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, वहाँ पे किस किस घरों को वेंडलाइज किया गया है, किन किन शॉप्स में आग लगाई गई है, कितने मॉस्क को शहीद किया गया है। तो आपके पास जो वो रिपोर्ट आई है उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो कि फेक न्यूज़ है, आपका प्रायोरिटी अभी फेक न्यूज़ को काउंटर करना है। तो इसका मतलब ही यही है कि जो मेन इशू है उसको आप डीलेजिटिमाइज करना चाहते हो। जो वायलेंस का इशू है, जो धार्मिक उन्माद का इशू है, उसको आप डीलेजिटिमाइज कर रहे हो और आप काउंटर कर रहे हो। आप ऐसा परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि ज़मीन पे तो कुछ है ही नहीं, जो भी हो रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है, और आप ऐसा दिखा रहे हो कि जो लोग ये बोल रहे हैं वो जो है वो मिसक्रिएंट्स हैं, समाज में एक डिसहार्मनी पैदा कर रहे हैं। लेकिन असल में ग्राउंड रिपोर्ट ये नहीं है। ये जो है ये वायलेंसेस हुई हैं, और ये जो रैली निकाली गई, जो प्रोसेशन निकाली गई है, वो एक मोटिवेटेड प्रोसेशन है। जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई, कम्युनल वायलेंसेस हुए, उसको रिटेलिएट करने के लिए किया गया। इसलिए किया गया कि यहाँ के हिंदुओं के अंदर ये सेंटिमेंट जगाया जाए कि जो बांग्लादेश में आपके रिलेटिव्स हैं, जो कि हैं वहाँ के लोग हैं, वो शेयर करते हैं, एक कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं, जिनके कुछ रिलेटिव्स अभी बांग्लादेश में रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि अगर आप यहाँ रिटेलिएट नहीं करोगे तो वो वहाँ मारे जाएंगे, उन पे जातियाँ होती रहेंगी। तो उसको रोकने के लिए एक रिटेलिएटरी मूव इन लोग ने लिया कि ये यहाँ के मुस्लिमों को सिखाएंगे, और इसी टाइप के नारे भी लगाए। वो बोल रहे थे, जैसा वहाँ के लोकल्स बता रहे थे कि त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगी। तो अगर किसी मुस्लिम क्राउड ने या मुस्लिम कम्युनिटी के या किसी विलेज के लोग ने इंस्टिगेट किया होता कोई मामला और तब ये वायलेंसेस हुए होते, तो फिर कहा जाता है कोई मुल्लागिरी चल रही है। लेकिन आप एक अदर नेशन का, कोई बांग्लादेश से कोई आदमी कुछ कर रहा है या कोई मॉब कर रही है, उसका रिटेलिएशन आप इंडिया में कर रहे हो। तो ये क्या है कि कोई एक फॉरेन इवेंट हुआ और उसका ये पॉलिटिकल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि वीएचपी के लोग और बजरंग दल के लोग उसमें साफ उन्होंने माइक से स्लोगनिंग की, लोगों को इनवाइट किया, लोगों को ये भी कहा कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो हिंदू नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि एक जो वन ऑफ इंसिडेंट हुआ बांग्लादेश में, जहाँ की सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट ने उसको कंडेम किया, उसको मुद्दा बना के यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, सवाल ये है कि अगर आप लोग वहाँ गए और आप लोगों ने ये बात देखी, समझी, जानी, लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, और आपके वकीलों की पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से गई, मैं आपसे ये जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि दंगे की वजह आपको समझ में क्या आई, और क्या जो कुछ हम देखते चले आए हैं, चाहे 2002 से हम गुजरात की अगर बात करें तो गोधरा से लेकर के अभी तक, क्या एक ही तरीके का सिनेरियो चलता आ रहा है, या फिर ये हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम और हिंदू करके जो ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसमें आप लोगों ने पाया क्या कि वहाँ पर नया क्या था? देखिए, वहाँ पर नया यही पाया कि जो गुजरात थिएटर है, जो गुजरात का मॉडल है, कि वहाँ ऑलरेडी मेजॉरिटी को रेडिकलाइज किया जा चुका है एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स के लिए। वही कोशिश, वही थिएटर त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट को भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जब पहला असम चुनाव चल रहा था तो उन जो वहाँ के बीजेपी के इलेक्शन कैंपेनर थे, उन्होंने एक किताब लिखी, द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट। तो वो क्या किया गया कि आपको अगर हिंदू आइडेंटिटी को बचाना है तो अभी आपको बीजेपी को जिताना ही होगा। तो इस सेंटिमेंट को लेकर वही डिज़ाइन, वही प्रोग्राम त्रिपुरा में चलाया जा रहा है। वही ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये कोई इंस्टिगेशन पे नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भीड़ ने, माइनॉरिटी भीड़ ने मेजॉरिटी भीड़ को भड़काया और उसके खिलाफ हुआ। आप बताइए कि बांग्लादेश में अगर वहाँ हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो उसके लिए यहाँ की माइनॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमान कैसे जिम्मेदार है, और आप उसको यहाँ पिनलाइज कैसे करोगे? और वो भी किसी को भी पेनलाइज करने के लिए कोर्ट्स हैं। आप मोरल पुलिसिंग कर रहे हो, एक मॉब को आप दे रहे हो अधिकार कि आप जाइए और किसी को वेंडलाइज कर दीजिए, किसी को ट्रॉमेटाइज कीजिए, और वही चीज़ वहाँ हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल डिज़ाइन से हो रहा है, जिसका इलेक्शंस में, जैसा भी वहाँ म्यूनसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें बेनिफिट कर लेने के लिए एक संगठन से, जो कि मेजॉरिटी वोट को पोलराइज करके उनकी तरफ ले आया जाए, इसी के लिए हो रहा है। और कोई इसका कोई खास ग्राउंड लेवल पे कोई जाति रंजिश या कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट, इसका कहीं भी कोई ट्रेस नहीं पाया गया।
बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त में एडवोकेट अमित श्रीवास्तव भी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं क्योंकि साथ गए थे, और उसके बाद फिर एहतशाम हाशमी और बाकी टीम के लोगों से पूछूंगा। अमित श्रीवास्तव, आप वहां गए, क्या चीज़ आपको ऐसी लगी कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि वहाँ का हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, या फिर इंसान खतरे में है? क्या चीज़, अगर आप लोगों ने देखें ज़मीनी स्तर पर, आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम करके आए हैं, दिल्ली में आकर के आपने जो हालात बताए हैं, क्या आप लोगों ने देखा और क्या बताया यहाँ पर आकर के? जो त्रिपुरा में जो घटना घटी वो एक दिन की घटना नहीं है, वो पूरी तरीके से प्लान वे में करा गया। और ख़ासतौर पे बीजेपी के जो वहाँ पर जो अभी सिटिंग एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, तो उन लोगों ने पूरी तैयारी करी थी कि इसको फैलाया जाएगा और इसको दंगे का रूप दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं ना, उन्होंने किसी तरीके का वायलेंस नहीं दिखाया। उन्होंने बस ये कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो बहके हुए लोग हैं उनसे अपने आप को दूरी बनाया जाए। और उनकी जो विचारधारा है, ख़ासतौर पे जो चाह रहे थे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और ख़ासतौर पे वो जो नारे दिए गए, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बोला मुकेश भाई ने कि यहाँ त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगी, तो ये अब समझिए कि ये सोची समझी साजिश के तहत में करा गया। और ये इन लोगों का पूरी मंशा थी कि इसको बड़ा रूप दिया जाए, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आके आमने सामने लड़ाई करें और दंगा एक बड़ा हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। इसमें हमने ये पाया कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने आप को रोका और वहाँ पे कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बढ़ ना पाए। वो जैसे मस्जिदों के पास में गए, जिस तरीके से नारे लगाते हुए गए, और फिर ये हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मुस्लिम लोग, तो जो इंस्टिगेटर्स या जो लोग दंगाई थे, जो हुलिगन्स थे, क्या वो वहीं के थे? आप लोगों ने ये फाइंड किया उन लोगों से मालूम करके, या जो उनके पास सीसीटीवी फुटेज और एविडेंसेस आए होंगे, क्योंकि आप लोग वकील हैं और तथ्यों के ऊपर बात करने का ज़्यादा आप लोगों के पास तजुर्बा होता है, आप लोगों ने ये पाया कि वो वहीं के थे, बाहर के थे, या क्या थे? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि वहीं के लोग थे। लेकिन वहाँ के जो विक्टिम्स थे उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये चाहा कि फिर ये अगर हम नाम लेंगे किसी का, फिर वो ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये उनकी प्रायोरिटी थी कि जो भी चीज़ हुआ अब वो दोबारा ना हो। कम से कम ये वहाँ के जो सीएम साहब हैं उनसे भी वो लोग ने मुलाकात की, इसलिए किया कि वो चाह रहे थे कि ये दंगा बढ़े ना। ये दंगे होने से पहले जो घटनाएं घटी, जो आपने देखा कि बांग्लादेश से ये जो शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो ये वहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस थे बीजेपी के, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर है, रूल कर रही है, तो उन लोगों ने मिलना स्टार्ट किया और ये सारी चीज़ें इन्होंने कोशिश ये की कि ये दंगा जिस भी तरीके से बढ़े ना, और जो संभावनाएं थी कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और ख़ासतौर पर वहाँ टूल मिलेगा, तो वो हमने देखा कि वहाँ के लोग ने कोशिश की कि सारी चीज़ें मिलजुल के करा जाए, और जो भी घटना घट गई उसको चाहा कि अब आगे ना बढ़ पाए। गवर्नमेंट का क्या रोल आपने पाया? जी, गवर्नमेंट का हमने ये पाया कि गवर्नमेंट ने पूरी सुनियोजित तरीके से इसमें प्लान तरीके से इनको भड़काने का काम किया। और ये एक स्लोगन था, और ख़ासतौर पे 3 दिन पहले ये वहाँ पर लोगों को बताया जा रहा था कि, मैं सुन लूँ ज़रा। हाँ, ये एक्यूज्ड है, ये मॉब को लीड कर रहे थे। एक बार फिर से मुझे दिखाइए। ये एक्यूज है जो कि मॉब को लीड कर रहा था। क्या नाम है इसका, क्या आइडेंटिफिकेशन है इसकी? रानू दास। क्या किया इसका रोल, मैं आपसे समझूंगा अभी एहतशाम हाशमी। पहले मैं इनसे बात पूरी कर लूँ अमित श्रीवास्तव से। हाँ, गवर्नमेंट की जो बात थी, तो वहाँ हमने ये फील किया कि गवर्नमेंट के नॉलेज में था, और गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ पे दंगा भड़के और दंगा और ज़्यादा तादाद में लोगों को इफेक्टेड करे, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो जिस तरीके से वहाँ के एमएलएज, एमपीज और ख़ासतौर पे पुलिस प्रशासन उनके साथ में रैलियों के साथ में थे, 5 से 10 हज़ार की भीड़ थी, जैसा कि वहाँ के विक्टिम्स ने बताया। तो ये जो निकलते जा रहे थे, जहाँ जिस रास्ते से निकल रहे थे, उस रास्ते में जो भी मस्जिद मिल रही थी उसको तोड़ रहे थे, आगजनी कर रहे थे, और ये भी वहाँ के लोकल लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे थे, जो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि वो देख रहे थे कि कौन सा घर मुस्लिम का है और कौन सा घर हिंदू का है। एक मजे की तो इसके लिए लोकल लोगों की मदद ली जा रही थी। बिल्कुल, और लोकल लोगों की मदद ली जा रही थी। अब हम आपको बताएं कि हमने जब चकमा मस्जिद, वो जो चमटीला मस्जिद के पास से जब भीड़ निकल रही थी, तो जब जो रवा बाजार की मार्केट में
एक व्यक्ति का, हुसैन साहब का नाम है उनका, उनकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी जिसमें कि वो लैपटॉप और तमाम चीज़ें रखते थे। और वो तो फिर उनकी पहले दुकान में आगजनी की गई, उनको शटर बंद था, आग लगा दी गई। फिर पता लगा कि पड़ोस का जो व्यक्ति है कोई हिंदू है और उसकी दुकान भी है, उसकी घर भी है, तो उस आग को बुझाया जाता है। फिर शटर को तोड़ा जाता है, उसके जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं उसको लूट लिया जाता है, फिर बाहर सामान करके उसको आग लगाया जाता है कि वो हिंदू दुकान का या हिंदू घर का उसको इफेक्ट ना पहुंचे। तो ये इस तरीके की प्लान्ड वे में सरकार ने खासतौर पर ये अपना एजेंडा था उनका कि हम यहाँ पर जो आने वाले चुनाव में हम इसको हिंदू और मुस्लिम में करें, लोग धर्म में ही फंस के रहें, और ये था कि कोई रोजगार और किसी तरीके की कोई बात ना करे। हमने एक चीज़ और देखा कि आज जो स्थिति है तो वहाँ पर जो मुस्लिम जो लोग हैं बहुत काफ़ी डरे हुए हैं, बहुत दहशत में है कि पता नहीं कब मॉब आएगी और हम लोगों के घर में घुस जाएगी और हमको लिंच भी कर सकती है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। मैं एडवोकेट एहतेशाम हाशमी पर आता हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो आपका जाने का मकसद, और दूसरी बात अभी के मौजूदा जो हालात हैं वो क्या है, वहाँ आप लोगों ने क्या देखा, क्या पाया, अभी के हालात, अगर प्रेजेंट सिचुएशन बता सकें आप, कितने लोग मर चुके होंगे? ये 3 सवाल आप जवाब दीजिए। जी देखिए, मुझे मेरी नॉलेज में ये फैक्ट तो नहीं आएगा किसी की जान गई है वहाँ पे, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा दहशत में हैं। और इस बात का एक जो उदाहरण हमें खुद देखने को मिला, हमारी फैक्ट फाइंडिंग का जिस दिन दूसरा या तीसरा दिन शायद था, उस दिन डिनर पे हमें एक फैमिली ने इनवाइट किया अगरतला की। हम वहाँ से डिनर फिनिश करके बस अपने शूज़ पहन रहे थे और जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स और विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पे आ गए और उन्होंने हम लोगों को मारने की, जान से मारने की पूरी कोशिश करी। लेकिन हमारे आप सभी एडवोकेट्स को? जी हाँ, हम सभी एडवोकेट्स को मारने की कोशिश करी। उनको पता नहीं था कि आप सुप्रीम कोर्ट से? उनको बताया, हमारे फ्रेंड मुकेश ने उनको बताया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, और ये समझ गए कि मामला वो हिंदू मुस्लिम वाला है, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं मुकेश हूँ और मैं तो ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। उन्होंने बोला ऐसे विजिटिंग कार्ड कोई भी छपवा सकता है, कोर्ट की ID कार्ड दिखाइए। तो कोर्ट के ID कार्ड दिखाने के बाद तब थोड़ा सा उन लोगों का जो गुस्सा था वो शांत हुआ, और फिर वो लोग काफ़ी बहस करने के बाद वहाँ से गए। और जिस फैमिली ने हमें इनवाइट किया था वो इतने डरे सहमे लग रहे थे कि उनको लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने अगले दिन फिर आके हमसे सॉरी बोला कि सर हमारे घर आप आए और आपकी ऐसी इंसल्ट हुई, इसके लिए हम लोग नहीं। तो एहतेशाम हाशमी, आपको ये लग रहा था कि आप वहाँ बिल्कुल इनसिक्योर थे या आपको मार दिया जाता? बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, लिंच हो जाते, आपको ये कैसे फील? बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, क्योंकि 20-25 लोग आ गए थे, 8-10 लोग मुँह में कपड़ा ही बांधे हुए थे, और वो लोग बस अटैक करने के ही मूड में थे। लेकिन जब उन्होंने नाम सुना अमित का और मुकेश का, तब वो थोड़ा सा उनका मतलब गुस्सा कम हुआ, और मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि अब शायद हम लोग बचेंगे नहीं और यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह का माहौल है वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा है कि 4-5 हज़ार की भीड़ आके इस तरह के नारे लगा रही है वहाँ पे, एंटी मुस्लिम नारे लगा रही है और मस्जिदों को डिमोलिश कर रही है, आग लगा रही है वहाँ पे। उसके बाद ही वहाँ की पुलिस जो है वो कह रही है किसी भी मस्जिद में आग नहीं लगाई, किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ा। तो ये बिल्कुल फैक्ट गलत है, और मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और सरकार के सपोर्ट से ये सब काम कर रहे हैं। हमें वहाँ के कई लोकल्स ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि सर BJP के सीनियर लीडर्स, वहाँ के MLAs, MPs इन सारी मॉब को लीड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट के कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में वहाँ पे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है और यूपी में भी इलेक्शन है। अब आपको पता है कि BJP सरकार जहाँ भी दंगे कराती है उसका इंटेंशन ये रहता है कि हमें इलेक्शन में वोट लेना है और अपना सीट सिक्योर करनी है। यानी आप लोग भी अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहाँ बिल्कुल बच सके लोगों से? बिल्कुल। अभी एहतेशाम वहाँ पर हालात किस तरह के हैं, अगर मैं आज की ही बात करूँ तो? जी देखिए, अब ब्लड शेड तो नहीं हो रहा है वहाँ पे, लेकिन दहशत बहुत है कि मान लीजिए आपके घर में लोग आके मारपीट करके जाते हैं तो अगले 3 दिन तक दहशत रहती है। तो वो गांव में दहशत अभी भी बरकरार है, कुछ घरों में अभी भी ताले लगे हुए हैं, लोग वापस नहीं आए हैं। लेकिन वहाँ पे जो पड़ोसी हैं हिंदू मुस्लिम जो आसपास रह रहे हैं, अगल बगल में रह रहे हैं, उनके दिलों में नफरत नहीं है, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं। और कई मस्जिदें इसलिए डिमोलिश नहीं हो पाई, आग नहीं लगा पाई, क्योंकि वहाँ पे उस मोहल्ले की हिंदू फैमिलीज खड़ी हो गई कि अगर आपने मस्जिद को छुआ या हमारे मुस्लिम भाइयों को छुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वजह से ब्लड शेड वहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन जितना वो लोग कर सकते थे, जहाँ पे पॉपुलेशन कम थी हमारे हिंदू भाइयों की भी, जहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में लोग नहीं थे कि 5000 की भीड़ को फेस कर सके, वहीं पे सिर्फ इंसिडेंट छोटे छोटे गाँव में इंसिडेंट हुआ है। बड़ी सिटी में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी क्वांटिटी में थी, अच्छी मात्रा में थी, वहाँ पे इंसिडेंट्स नहीं हुए। यानी जो लोकलाइट्स हैं, जो वहाँ के मकामी त्रिपुरा के रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो दंगे फसाद नहीं, पीस लविंग है, वो अमन पसंद है। जो हमने पिछले साल राजधानी दिल्ली में दंगे देखे थे, जो हमने रॉयट्स देखे थे, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही थे कि दिल्ली के यहीं के रहने वाले जो लोग थे, चाहे हिंदू या मुस्लिम,
वो दंगे नहीं चाह रहे थे, बाहर से आकर के लोगों ने किया। जी। आपको लगता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन बाहर से आने वालों का ज्यादा रहा? एक्टिव पार्टिसिपेशन बाहर से आने वाले लोगों का ज़्यादा रहा है। और मैं इनको रिलीजियस राइट्स नहीं कहूँगा, मैं इनको पॉलिटिकल राइट्स कहूँगा। ये राजनीतिक दंगे थे, क्योंकि आप देखिए हमारी टीम में 80% मेंबर्स नॉन मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं और श्रीवास्तव हैं और इस तरह के लोग हैं, हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, तो इस तरह के लोग हैं ज़्यादातर। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हिंदुस्तान में हमेशा जिंदा है और ज़िंदा रहेगी। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से ये जो माहौल ख़राब होता है उसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं, ना कि हिंदू और मुस्लिम। मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है आपकी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आपने लैंड किया त्रिपुरा और वहाँ से बाय द टाइम यू टेक ऑफ, पूरा हमें बता दें, तमाम दर्शकों को दिखा दें कि क्या चीज़ आपने टोटल पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पाई है और विद एक्सप्लेनेशन। देखिए ये इंसिडेंट क्यों हुए थे वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल में, बांग्लादेश में जो इंसिडेंट्स हुए थे माइनॉरिटीज़ के लिए, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया था और उनके साथ हरासमेंट हुआ था और उनको मारा पीटा गया था। तो यहाँ के लोगों ने ये बोला कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसका हमें बदला लेना है। सबसे पहले हमारी विजिट हुई रावा बाज़ार मोहम्मद यूसुफ अली, इनके घर में आप देखेंगे इनके घर में भी तोड़फोड़ की थी, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई। यहाँ पे जाने का मकसद ये था कि वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। वहाँ पे त्रिपुरा में जो ब्लड शेड हो रहा है और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और वहाँ पे जो भय व्याप्त है उसके पीछे कौन लोग हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वजह क्या है उसकी। तो वहाँ पर हमें जाके ये रियलाइज़ हुआ कि जो पड़ोसी हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो, वो लोग आपस में मोहब्बत से रहना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लीडर्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन है और वोट को पोलराइज करने के लिए सारे इंसिडेंट। और आप देख रहे हैं बीजेपी के ये मेंबर हैं जो कि ये खुद बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है हमारे गाँव में गलत हुआ है। ये जो पर्सन है आपको दिख रहे हैं अभी इस फोटो में, ये बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने मुझे फ़ोन पे स्टेट प्रेसिडेंट से ये बात करवाई। देखिए एक लोकल बीजेपी विंग पर्सन एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एचएम हाशमी होल्ड्स कन्वर्सेशन विद बीजेपी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट ओवर फोन। तो आप ये कहेंगे कि बीजेपी के भी कुछ लोग हैं वहाँ पे जो कि जिन्होंने ये बताया कि ये जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं ये बहुत ही ख़राब इंसिडेंट है। वहाँ पे एक मॉस्क की हम लोगों ने जब इंस्पेक्शन किया तो हमने पाया कि वहाँ पे देखिए किस तरह से आग लगाई गई है। अब वहाँ पे त्रिपुरा पुलिस कह रही है कि कोई भी आग नहीं लगाई गई, लेकिन आप यहाँ देखिए कलाम पाक के नुस्खे हैं। जी हाँ, ये कुरान शरीफ है। हाँ। ये कुरान शरीफ है, ये मस्जिद है, ये मतलब पूरी तरह मस्जिद वैंडलाइज कर पूरी तरह से इसको जला दिया गया है। हाँ। ये देखिए सीआरपीएफ कैंप में मस्जिद बनाई थी। जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं हमारे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पे मंदिर भी था और मस्जिद भी थी। दोनों जगह बहुत ख़ास सफाई नहीं थी, लेकिन मस्जिद में आग लगाई गई है। और मस्जिद की कुरान शरीफ, ये देखिए यहाँ पे भी कुरान शरीफ को जलाया गया है। और पुलिस का ये कहना था यहाँ पे नमाज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमको मंथली अकाउंट बुक जो मस्जिद की होती वो भी मिली थी। और ये कुरान शरीफ अभी मेरे पास है घर पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मस्जिद रवा चमटीला पानी सागर, यहाँ पे इस मस्जिद के बारे में पुलिस कहाँ गई थी आपकी टीम? ये चमटीला पानी सागर रवा बाज़ार के पास ही है ये मस्जिद। यहाँ पे त्रिपुरा पुलिस के जो हेड है उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी वैंडलिज्म नहीं हुआ है, कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन इत्तेफाक से हम लोग तब वहीं पे थे और हमने फिर इसका भी वीडियो शूट किया और हमने फिर बताया सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कि यहाँ पे भी मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है। लेकिन हाँ, आगजनी यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि लोकल्स का भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। जो हिंदू कम्युनिटी, ये घरों की तोड़फोड़ की गई है, घर में फर्नीचर तोड़ा गया है। ये सैयद तौहीद हैं धर्मनगर में, उनका घर तोड़ा गया था और पूरा सामान तहस नहस कर दिया था। हम लोग तो 5-6 दिन बाद पहुंचे तो घर थोड़ा साफ था, लेकिन हाँ सामान टूटा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक महिला थी, ये वहाँ पे महिला थी साइना बेगम, जिनकी चेन स्नेच की थी और एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उसकी वो बच्ची छोटी थी, माइनर थी, तो उसका हमने फ़ोटो नहीं लिया है। इनके गले से चेन छीनी गई थी और इनके घर में भी तोड़फोड़ की गई थी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये राज़ी हुई हमारे सामने बात करने के लिए, क्योंकि दहशत बहुत ज़्यादा इन लोगों में थी, व्याप्त थी। और मुझे ये लगता है कि और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। ये कंप्लेंट्स की कॉपी हैं जो कि पुलिस ने इनको बोल दिया कि आपकी एफआईआर हो चुकी है, जबकि ये सिर्फ कंप्लेंट्स हैं। ये देखिए पुलिस ने रिसीविंग दी है इनको। ये थाना नॉर्थ त्रिपुरा पानी सागर नॉर्थ त्रिपुरा, यानी सबकी सिर्फ कंप्लेंट्स रिसीव हुई है। ये क्या क्या चीज़ है, जरा दिखा सके दर्शकों? ये भी मस्जिद का वो है, व्यूज़ है जो लोगों ने रिकॉर्ड किया। वहाँ पे जो शॉप्स में रावा बाज़ार में आग लगी हुई थी, उसकी फ़ोटोज़ हैं। मैं ज़रा देख सकूँ नीचे भी। ये घरों में और मस्जिदों में, बाज़ारों में। जी हाँ, ये बाज़ार है, ये घर है, ये मॉस्क है, ये हमारी टीम। तो सब हमारा सबका ये कंक्लूज़न है कि ये जो राइट्स हुए यहाँ पे, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड राइट्स हैं और इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी हम कह सकते हैं। और हमारी अब ये अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो एक्शन ले और जो भी कल्प्रिट हैं, जो लोग भी कल्प्रिट हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं
जिन्होंने एक्शन नहीं लिया प्रॉपरली, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की तरफ से हमें कोई लिस्ट नहीं मिली, लेकिन हाँ हम एक RTI फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारी डिटेल्स मांगेंगे, कितने लोगों का नुकसान हुआ है और कितने लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है और कितनी कंप्लेंट्स फाइल हुई है। जानी माली नुकसान का कोई आप लोग आकलन कर पाए? नहीं, कोई ऐसा वो नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम बहुत कम था और वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी था। बंगाली वहाँ पे बोलते हैं और हम लोगों को बंगाली आती नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी वहाँ पे फेस करनी पड़ी। आपको लग रहा है कि अब दंगे वहाँ पूरी तरीके से वो दब गए हैं, यानी रोक दिया गया है, अलर्ट हो गया है प्रशासन में? इस बारे में एडवोकेट एहतशाम हाशमी आपके साथ साथ पूछना चाहूँगा, अमित आपसे भी, आपको लग रहा है कि अब वहाँ फ़िलहाल कंट्रोल्ड है? नहीं, दिख रहा है, प्रशासन दिखा रही है कि कंट्रोल्ड है, किसी तरीके कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत ये है कि लोग दहशत में हैं और ये उनको डर से है कि अब कोई मार देगा तब मार देगा, ये स्थिति है। एक हम लोग रवा बाज़ार में गए, हाँ रवा बाज़ार में गए, एक यूथ लड़का गले लगा के रोने लगा कि सर हम लोग बहुत डरे हुए हैं, और बहुत भयानक स्थिति में कि मतलब लिटरली रो रहा था वो। हम बोले कि क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं सर, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का, कब मार देंगे, क्या हो जाएगा, ये नहीं पता। मतलब दहशत के साए में? बिल्कुल। अभी ये भी है कि अब दंगा हो सकता है, अभी तक जान की किसी की नहीं गई है, लेकिन अगर प्रशासन ने प्रॉपर तरीके से इसको नहीं देखा गया तो वो कल हम देखेंगे, लिस्ट निकलेगी, जिसे दिल्ली रॉयट्स में हमने मिला, वो मिल सकता है। ठीक है। एडवोकेट मुकेश, मुझे एक बात आपसे ये भी समझना है। हाँ, ये हमारे कलीग हैं, इन्होंने ड्राफ्टिंग में बहुत हेल्प करी है और ट्रांसलेशन में। मैं पूछता हूँ एडवोकेट मुकेश, मैं आपसे ज़रूर एक सवाल करूँगा कि देखिए, लोगों के अंदर रोष, गुस्सा और आक्रोश इस बात का है कि बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है यानी हिंदूज़, उनको निशाना बनाया गया, वहाँ की मेजॉरिटी यानी मुस्लिम्स के ज़रिए। ऐसे ही पाकिस्तान का हाल में देखा, तो क्या अब उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट, उसका असर हमको अब यहाँ इंडिया में दिखाई देगा? देखिए, अगर आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ फ्रिंज एलिमेंट्स ने किया ये काम कि वहाँ के हिंदुओं को दुर्गा पूजा में जाके पंडाल वैंडलाइज किया, मारा पीटा, जो भी किया, लेकिन वहाँ की सिविल सोसाइटी ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया? वहाँ की गवर्नमेंट ने तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लिया, वहाँ की सिविल सोसाइटी ने इस पूरे घटना को कंडेम किया। तो क्या हम उनके स्टैंडर्ड्स पे भी फ्लेयर नहीं करेंगे, उनसे भी नीचे गिर के काम करेंगे? हमें ये समझना पड़ेगा ना कि अगर एक गलत को सही साबित नहीं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है, ना वहाँ होता ना यहाँ होता। तो वही बात है ना कि महात्मा गांधी के देश में रह के आप ये कहिए कि वन आई फॉर एन आई, गांधी जी बोला करते थे कि विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आप क्या एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत करेंगे? अगर उन्होंने वहाँ गलती की तो आप यहाँ भी करेंगे। आप ये देखिए ना, आप वहाँ से ये क्यों लीजिए ना कि वहाँ की गवर्नमेंट ने, सिविल सोसाइटी ने क्या किया। आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए ना जो अच्छा है, कि आप बुरे को फॉलो करेंगे। तो ये तो एक्सक्यूज़ और तर्क कि वहाँ हुआ उसका रिटेलिएशन होगा, तो ये आप कैसे करेंगे? अब जो आप तालिबान वहाँ कर रहा है उसका रिटेलिएशन आप यहाँ करेंगे? जो पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान जैसा अनस्टेबल स्टेट बनाएंगे इंडिया को? वो नहीं बनाएंगे ना, आर्मी स्टेट तो नहीं बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए उस पैटर्न पे चलने का मतलब ही है कि इंडिया का तालिबानाइजेशन होगा, और ये पहला स्टेप होगा, और इसको इस पे हमें रोकना चाहिए। बीइंग मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटीज़, हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट को जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अक्रॉस गवर्नमेंट में फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। जैसे अमित जी ने बताया कि सारे लोग नहीं उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्हीं लोगों में से, बाहर से लोग नहीं हैं, वहीं कुछ लोग हैं जिनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं। और वो 10,000 की भीड़। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का फेलियर नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल। इंटेलिजेंस का फेलियर है। 3 दिन पहले इंटिमिडेट किया गया था कि आप ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आप, जबकि पुलिस प्रोटेक्शन थी लेकिन सफिशिएंट नहीं थी। पुलिस वाले बोल रहे थे कि हम तो 80 लोग ही हैं, क्या कर लेंगे। और जब आप जीसीबी लेके किसी रैली में आ रहे हैं तो आपको उसी समय उसको रैली को रोकना चाहिए था, ये नहीं किया। तो गवर्नमेंट के स्टेट का फेलियर तो है ही इसमें। बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने जब ड्राफ्ट किया और तमाम चीज़ बनाई है, लिखी है, क्या मन में आपके आ रहा था? और जिस वक्त आप लिख रहे थे, आपकी अपनी फीलिंग्स अगर मुझे बता सके तो। जी, एक्चुअली मैं भी बहुत इच्छुक था त्रिपुरा जाने का, लेकिन सीनियरिटी यही होती है, जो हमारे सीनियर सर हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही मामला सेंसिटिव हो सकता है, और मेरे यंग एज को लेके और जो भी वहाँ पे जो अपेरेंट डेंजर्स हो सकते थे उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम यहाँ रहो। और जब ये लौट कर आए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि थैंक गॉड मैं वहाँ नहीं गया था, क्योंकि इन्हें को, जब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, एजेड हैं, फिजिकली भी मैच्योर हैं, तब तो इन्हें कॉर्नर किया जा रहा था। इनसे इनकी आईडी कार्ड ऐसे चेक की जा रही थी जैसे वो वीज़ा इशू करेंगे। तो जो वो वहाँ नारा लगा रहे हैं कि मैंने तो रिपोर्ट ड्राफ्ट किया, मैंने जो भी उसमें कंपाइलेशन की, उसमें मुझे पढ़ के वो चिल इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को ये समझना होगा कि जब ये लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और
हर तरह से कैपेबल हैं तब इनको कॉर्नर किया जा रहा है और इनसे आईडी कार्ड इस तरीके से स्क्रूटनाइज़ किया जा रहा है। तो अगर कल हो के आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है आपके पास आईडी कार्ड ना हो, या हो सकता है आपके आईडी कार्ड पे इतनी अच्छी डेजिग्नेशन ना हो कि वो आपसे किनारे हो जाएं। तो ये जो नारा लगाया जा रहा है कि मुल्लागिरी नहीं चलेगी, बाप मोहम्मद, जो भी नारे लगाए जाते हैं, तो हो सकता है कल हो के हिंदूगिरी भी ना चले, हो सकता है आपको हिंदू के नाम पे भी ना छोड़ा जाए। आप जैसे इन्होंने कहा ये अपना नाम सिर्फ एडवोकेट मुकेश लिखते हैं, कोई टाइटल नहीं लगाते। उन्होंने बाय फोर्स उनको कहा कि नहीं पूरा नाम बताओ, तुम दूसरी आईडी कार्ड दिखाओ, मुकेश के आगे कुछ तो होगा, हिंदू हो तो कुछ तो टाइटल लगाते होगे। तो जब इस तरीके का स्क्रूटनी किया जा रहा है तो हम लोगों को ये भी, और एक कॉमन सेंस की चीज़ है जो हमेशा क्वेश्चन उठता है कि ऑर्गेनाइज था कि नहीं था, तो हाथ से तो दीवार नहीं टूटते ना। एक छोटा सा मकान भी तोड़वाना होता है तो 4 दिन पहले से लेबर इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो ये जो मस्जिद तोड़ी जा रही है, जलाया जा रहा है, तो अचानक से केरोसिन वहाँ कुआं तो नहीं मिल जा रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है कि वो तैयारी करके ही किया जाता है। घर में गेट तोड़ देना, दीवार तोड़ देना, आग लगा देना, ये कभी भी अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगर इनेक्शन है तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजर स्टेट है। तो हम लोगों को ये तो समझना होगा कि कोई हिंदू का राज नहीं चलने वाला है, कोई मुस्लिम का राज नहीं चलने वाला है। जो सरकार के फेवर में जो उनके इशारे पे चलेगा वही हिंदू है, बाकी ये लोग भी हिंदू नहीं थे, उनके नज़र में ये भी हिंदू नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों को वो जितनी एफ़र्ट करते हैं लोगों को तोड़ने में, अगर उसका 10% भी एफ़र्ट हम लोग करें कि मतलब हमें पीस मेंटेन करना है, या एटलीस्ट कुछ ना करें, कम से कम इनएक्टिव रहें, कम से कम उस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, तो भी शांति मेंटेन हो जाएगी। हाँ, तो मैं बस ये अपील करूँगा कि जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से रिपोर्ट, इतना रिस्क लेकर और इतना मेहनत करके किया है, लोग प्लीज़ उसको पढ़ें, उसकी बारीकियों को समझें कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस तरीके के एक्टिविटी से अपने आप को रिफ्रेन तो सुना आपने इन तमाम वकीलों ने जो कि त्रिपुरा पहुँचे और वहाँ जाकर के पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की, और जिन हालात का सामना किया। एडवोकेट एहतेशाम हाशमी बता रहे थे कि हमारा भी बचना बहुत मुश्किल था कि एक साहब ने हमको वहाँ पर दावत दी, उन्होंने बुलाया हुआ था। हम जब उनके घर गए तो वहाँ पर भी कुछ हुड़दंगी, कुछ होलीगंज आ गए और वहाँ भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए और दूसरे आपत्तिजनक नारे लगाते हुए समुदाय विशेष के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये लोग कैसे आए हैं, यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं। उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट मुकेश और अमित श्रीवास्तव, उन दोनों ने जब अपनी आइडेंटिटी दी और कहा कि हम हिंदू हैं, तब जाकर के इन लोगों की भी जान बख्शी। यानी आप सोचिए कि इस वक्त में मौजूदा हालात में देश में किस तरह का नफ़रत का पैमाना जो है बढ़ता जा रहा है, और क्या यही सत्ता पाए रखने का, सियासत में काबिज रहने का एक मात्र ज़रिया है? इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। देश में आखिर हो क्या रहा है और कब तक ये सब कुछ चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। त्रिपुरा के मुसलमान, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है, उसको लेकर के सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी सेंसिटिव है, हमें ये भी इन एडवोकेट्स की बातों से खुले तौर पर समझ में आया। सरकार का और पुलिस का, इंतज़ामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ जो ढुलमुल रवैया है और जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वो अपने आप में न सिर्फ त्रिपुरा सरकार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी, ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की बात करी थी, आज वो नारा बिल्कुल झूठ, बेमायने और बेमकसद साबित हो रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।